हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अपने साइंस के पेपर की बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है इस वीडियो के बाद में एक स्टेप ऊपर चली जाएगी, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपको एग्जाम के अंदर 2 मार्च को देखने को मिलेंगे। अब इसमें हम लोग सारे सिलेबस के क्वेश्चंस करने वाले हैं और सभी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, फिर वो जैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, फिर वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो, टेबुलर फॉर्म हो, सारे क्वेश्चंस का आपका एक ही वीडियो के अंदर रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप मिस करते हो तो 2 मार्च को आप फिर बोलोगे, रिग्रेट करोगे, काश मैं वो वीडियो देख लेता। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। सो अब आता है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि मेटेलिक ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड बट फ्यू ऑक्साइड्स आल्सो रिएक्ट विद बेसिस। तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी ऑक्साइड्स हैं। तो मतलब कहा जा रहा है कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी रिएक्ट करें। तो यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि आप लोग हमें बताइए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन सी होंगी। तो आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए ध्यान रखना है कि ये वो ऑक्साइड होती हैं जो कि यूजुअली किसकी होती हैं, जिंक की होती हैं, या फिर किसकी होती है, लेड की होती हैं, या फिर एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड होती हैं, ये यूजुअली एम्फोटेरिक होती हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर कौन से ऑप्शन में सही बात है। तो एक तो है जिंक ऑक्साइड और फिर उसके बाद में है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसीलिए सेकंड और थर्ड बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। इसके सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि यहां पर आपको दिया गया है अमोनियम क्लोराइड। तो आप इसका फॉर्मूला लिखो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NH4Cl। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या है, ये है हमारा सॉल्ट जो कि हमें गिवन है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर कि आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस है, तो आपको इसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस निकालने। तो इसको निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। इसको 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दो, एक तरफ क्लोरीन कर दिया, एक तरफ NH4OH कर दिया। फिर उसके बाद में जो Cl- वाले हैं इनको क्या देना है, आपको H+ देना है, क्योंकि हमें इनको बनाना है एसिड। तो इसलिए यहां पर कौन सा एसिड बनेगा, वो बन जाएगा HCl। फिर उसके बाद में इधर हम लोग बेस के लिए क्या देते हैं, OH- आयन इसे देंगे। तो इसमें OH- देंगे तो ये बनेगा NH4OH। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि NH4OH क्या है, ये है एक वीक बेस है हमारे पास में, और जो एसिड है HCl ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसकी pH कितनी है, इसकी नियरली अबाउट 1 है, और इसकी जो pH है वो अप्रोक्सीमेटली 8 है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो इसकी pH कैसी रहेगी, मतलब सॉल्ट कैसा रहेगा, ये रहेगा एसिडिक। तो एसिडिक जब होता है तो pH रहेगी हमेशा 7 से कम। तो इसीलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं कौन से वाला करेक्ट होगा। कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एकदम से गलत है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये भी गलत है। फिर थर्ड में दिया गया कि एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका एकदम से करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको करना है, आपको फाइंड आउट करना होगा कि इसका पेरेंट एसिड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको करोगे नहीं तो देख लेना बहुत गलत बात हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि आपको प्रोडक्ट निकालना है, एक्स और वाई बताना है। जैसे कि रिएक्शन हमें दी हुई कि ZnH2SO4 ZnSO4 प्लस H2। तो यहां पर बताना है कि H क्या, X क्या है और Y क्या है। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे ABCD में से कौन सा इसका आंसर है। देखते कितने स्टूडेंट इसको कर पाते हैं। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो भैया कहीं ना कहीं तुम्हारी पढ़ाई के अंदर कमी है। ठीक है। तो अब ये रिएक्शन कौन से, अरे भाई बड़ी ही फेमस रिएक्शन है, वो है कि मेटल प्लस ऑफ एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक तो बनता है सॉल्ट, प्लस ऑफ साथ में क्या निकलती है, वो निकलती है हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट कैसा होता है, नमक कैसा होता है, आपके पास में सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसीलिए सॉलिड फॉर्म में ही हो गया। और H2 गैस है तो ये कैसी रहेगी, रहेगी गैस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि ये किससे बर्न होती है, ये होती है पॉप साउंड से। तो ये आपको एक्टिविटी में मिलेगा, और अगर एक्टिविटी वाली वीडियो देखनी है तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस रिवीजन अपलोड हो चुका है, और उसी के साथ में फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी अपलोड हो चुके हैं। तो ये सारी वीडियोस देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए। तो इसीलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर पाते हैं। चलते सीधा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया कि हमारे पास में 2 सॉल्ट हैं, एक X है और एक Y है। अब इनको क्या कर रहे हैं, हम लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं सेपरेटली, और उसी के साथ में हम क्या कर रहे हैं, इसमें फिनोप्थलीन ऐड कर रहे हैं। अब ये जो फिनोप्थलीन होता है इसका काम क्या होता है, ये होता है
एक इंडिकेटर। ये जैसे कि हमें कैसे पता लगेगा कि भाई एसिड है बेस है, हम उससे चाट के थोड़ी देखेंगे। अगर मान लो कि चाट के देखें कि भैया एसिड है तो कैसा होगा, खट्टा होगा, तो HCl को गलती से मुंह में ले लिया तो भाई पूरा पूरा शरीर जल जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि एक इंडिकेटर होता है। अब इस इंडिकेटर का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि अगर इसको बेस दिखता है, अगर इसको बेस दिखता है, ये बेबी को बेस पसंद वाला बेस नहीं, अगर इसको लगता है कि भाई बेस है तो ये क्या करेगा? अपना कलर चेंज कर देगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा पिंक में। ठीक है, पिंक कलर इसका फेवरेट होता है। फिनोप्थलीन दिखते क्या याद रखो कि पिंक से फिनोप्थलीन आपको ध्यान रखना है, पी से पी आप याद रखोगे। तो ये किसके लिए होता है? बेस के लिए होता है। तो अब इसमें कहा गया है हमें कि जब सॉल्यूशन X जो है वो टर्न कर देता है पिंक सॉल्यूशन को, मतलब कि X क्या है? ये है हमारा बेस। फिर उसके बाद में Y जो है कोई भी चेंज नहीं दिखा रहा, तो ये क्या होगा? ये होगा एसिड। अब वही प्रोसेस हमें फॉलो करनी है जो कि हमने अमोनिया क्लोराइड के लिए किया था। हम सभी को अलग अलग करके टेस्ट करेंगे। तो देखो, अब हम लोग सबसे फर्स्ट जो हमें एसिड दिया गया है वो क्या दिया गया है? वो दिया गया है Na2CO3। तो अब हम लोग इसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस निकालेंगे। भैया इसको क्या देना है और इसको क्या देना है? सोडियम को क्या देंगे हम लोग? हाइड्रोक्साइड देंगे, इसको देंगे हम लोग H+ आयन। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो बनेगा वो बनेगा, एक तो बनेगा NaOH। ये क्या है भैया? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसके सामने क्या है? इसके सामने है H2CO3, बेचारा वीक एसिड है। तो क्या रहेगा? जब एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है तो किसकी डोमिनेंट ज्यादा रहेगी? स्ट्रॉन्ग की। तो इसीलिए NaOH की यहां पर डोमिनेंस रहेगी। इस वजह से क्या हो गया? बेसिक सॉल्ट हो गया, तो जिस वजह से फिनोप्थलीन सॉल्यूशन ग्रीन हो गया। तो ये वाला तो इसका सही है कि ए में ये तो बेस हो गया। फिर सेकंड में बात करी गई है NH4Cl की। अभी अभी हम लोग बात करके आए हैं, ये किसका है? ये तो है एक अमोनिया हाइड्रोक्साइड और एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या है? ये है हमारा एसिड, जिस वजह से क्या हुआ कि फिनोप्थलीन सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो ए ऑप्शन इसमें एकदम से करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जूम भी कर देते हैं हम लोग। इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये यहां पर आपको स्टोमेटा का डायग्राम दिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि क्या चीजें हैं, कैसी हैं। तो अब ये जो डायग्राम है ना, सीधा NCERT से आ चुका है और ये लास्ट ईयर ही पूछा गया था। तो ध्यान रखना कि कैसे ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आउटर जो कवरिंग होती है इसमें ये सब छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये जो बिग डॉट है फर्स्ट वाला क्या हो गया? ये होगा हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम इसे फर्स्ट को बोलेंगे न्यूक्लियस। तो अब देखो, एक बात ध्यान रखना कि इसमें तुक्का लगाने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताता हूं। वो ये है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आप हमेशा ध्यान रखना कि जो एग्जामिनर है ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक जैसे दो ऑप्शन देगा। जैसे कि इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी न्यूक्लियस है, तो आप कंफर्म हो जाओ कि इन दोनों में से आंसर होगा। ये दोनों तो नहीं होने वाले। एग्जामिनर जब आपको कंफ्यूज करे, जैसे +5 देकर के कंफ्यूज कर रहा है, -5 देकर के कंफ्यूज कर रहा है, 10 और 12, तो इसमें चांसेस ये है 50% चांसेस हैं कि +5 और -5 इन दोनों में से ही कोई आंसर रहने वाला है। तो जहां पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है ना, तो उन दो ऑप्शन को आपको पकड़ लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि 50% चांस होगी कि हम सही कर पाएंगे। और भाई साहब, ये बहुत ही बेहतरीन तुक्का ट्रिक है जिसको कि मैं भी यूज करता हूं। तो इसे यूज कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो। अगर ये तो नहीं कि क्वेश्चन आ भी रहे तो भी तुक्के मार के आने एग्जाम में, अरे मजे में नहीं मारने, ये वो होती है, क्वालिटी होती है, बैक बेंचर्स के पास होती है। ठीक है, तो अब आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। अब इसके बाद में देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट है इन डॉट्स के ऊपर। तो अब देखो, दिमाग के ऊपर ज्यादा जोर मत डाला करो, साइंस समझने की चीज है, तो इसलिए समझो कि यहां पर सेकंड मतलब कि बाहर वाले पोर्शन की बात करी जा रही, तो बाहर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा या फिर गार्ड सेल हो गया, वैक्यूल होगा। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का काम होता है कि फोटोसिंथेसिस हो। तो फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है? सरफेस के ऊपर होती है। तो क्लोरोप्लास्ट कहां पर रहेगा? सरफेस के ऊपर रहेगा। तो इसीलिए सेकंड वाला पॉइंट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अब देखो, इसमें ये दोनों ऑप्शन एग्जैक्टली सेम दिए, बस लास्ट के अंदर इसमें चेंज कर दिया गया। अब इसमें थर्ड और फोर्थ जो है उसमें क्या गिवन है कि थर्ड में ये जो पूरा पूरा सेल गिवन है, ये आप देख रहे हो ऐसे, मतलब कि होलो सा सेल है, ये क्या होता है? ये होता है वैक्यूल। तो इसीलिए ये हो गया वैक्यूल। फिर उसके बाद में ये जो हाफ ऑफ सेल होते हैं, ये होते हैं हमारे पास में गार्ड सेल। तो इस तरीके से आपको एमसीक्यू को करना है, तो बी ऑप्शन इसमें एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन सीधा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि while walking in a straight line और riding a bicycle, activities which are possible due to which part of brain, कि हमारा कौन सा पार्ट है जो कि इसको यूज करता है। तो अब यहां पर ये जो है, जैसे कि वॉकिंग स्ट्रेट लाइन हो गया या फिर राइडिंग अ बाइसाइकिल हो गया, तो ये कैसी एक्टिविटीज हैं? ये मोटर एक्टिविटीज इनको कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर, जहां पे क्या हो रहा है? एक्टिवली हमारे ब्रेन को काम करना पड़ रहा है। जब भी हम चल रहे हैं, आपने कभी सोचने की कोशिश करी है कि हम कभी भी गिरते नहीं है,
नहीं है। जब भी हम बाइसाइकिल चलाते तो हम चलाते हैं और हमारा माइंड इतना ज्यादा स्मार्ट है कि आपको अगर बाइसाइकिल चलानी आती है, आपको कुछ नहीं करना हो तो ऑटोमेटिक मोड आने पर हाथ अपने आप घुमा लेते हैं और आपके पैर अपने आप पैडल मारते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक जो होता है ना उस स्टेज के ऊपर हमारा दिमाग काम करने लग जाता है। जैसे कि कार चलाते हुए अपने अपने फादर को देखा होगा कि वो है ना ज्यादा नहीं करते, वो बस ऐसे हैंडल को घुमा देते हैं, उनका दिमाग सबकॉन्शियसली काम करता रहता है, अपने आप पे गियर डल जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, माइंड का काम होता है। तो इसका जो नाम होता है ना इस पार्ट का, जो कि सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं जैसे मोटर एक्टिविटीज को, इसका नाम होता है सेरिबेलम। तो इसीलिए जो सी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। हिंड ब्रेन इसका एकदम से सही आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें कहा गया है कि एक स्टूडेंट है जो कि एक इरेक्ट इमेज पाना चाहता है बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इरेक्ट इमेज कब मिलती है। कॉनकेव के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है कि जब जो इमेज है वो किसके बीच में होती है, बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है, जब भी क्या मिलती है, हमें इरेक्ट इमेज मिलती है। अदरवाइज जो इमेज रहती है वो रहती है रियल एंड इन्वर्टेड, सभी केसेस के अंदर यही होता है। ठीक है, तो अब ये फोकस के बीच में और जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगी तो हमें मिलेगी। तो अब हमें दिया गया है कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि व्हाट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, की ऐसी इमेज लेने के लिए क्या डिस्टेंस होनी चाहिए। तो भाई फोकस के बीच में और अगर हमारे को ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जाना है तो 10 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा यार, इतना छोटा क्वेश्चन बताऊंगा कि ब्राउन्स इज एन एलॉय ऑफ। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा एबीसीडी में से। प्लस ऑफ एक और क्वेश्चन है कि जो गैल्वेनाइजेशन होता है इसमें कौन सा मेटल यूज में लिया जाता है। सबसे पहला है जिंक, ठीक है, दूसरा है यहां पर एल्यूमिनियम, और तीसरा है यहां पर Fe, और चौथा है यहां पर नन ऑफ दिस। ठीक है, अब बताओ कि इसमें से कौन सा आंसर है। गैल्वेनाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट है, ब्रॉन्ज एलॉय भी एक इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रहने चाहिए। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है वो जो हमारा मेंडल एक्सपेरिमेंट है ना, जिसमें कि एक प्योर टॉल प्लांट है टी और एक शॉर्ट प्लांट है स्मॉल टी। अब आपसे पूछा गया कि रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट टू द शॉर्ट प्लांट इन कौन सी जनरेशन की बात करी जा रही है, यहां पे F2 जनरेशन की बात करी जा रही है। सो अब इसके लिए ना आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसा मैं बताता हूं इस टेबल को ध्यान रख लेना, क्योंकि ये जो टेबल है ये 3 मार्क्स में भी आ सकती है, ये 5 मार्क्स में भी आ सकती है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टेबल है, आप ध्यान रखो। सबसे पहले क्या है, हमारे पास में 2 प्लांट है, एक टॉल है और एक शॉर्ट है, मतलब कि प्योर टॉल है और प्योर शॉर्ट है। अब जब इनकी मेटिंग होती है तो इसमें क्या होता है, स्मॉल टी इस तरीके से यहां पर 4 हमारे पास में पेयर बनेंगे। ये क्या है, ये सभी के सभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ टॉल हैं, इसमें कोई भी शॉर्ट प्लांट नहीं बनेगा। सो अब ये जो F2 जनरेशन है इसमें पेरेंट कौन है, वो है एक तो टी, फिर उसके बाद में ये 2 पेरेंट हैं। अब इनकी जब मेटिंग होती है तो क्या होता है, देखो ये जैसे कि ये टी है, इसके साथ में जब ये ब्रीडिंग होती है तो यहां पर टी बन जाएगा। फिर उसके बाद में यहां पे इसका इसके साथ में होता है तो ये बन गया। फिर उसके बाद में स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ में तो ये बन गया। फिर लास्ट के अंदर क्या होता है कि स्मॉल टी के साथ में होता है। तो अब आप देखोगे कि F2 जनरेशन में एक शॉर्ट प्लांट है और 3 कैसे हैं, टॉल प्लांट हैं। तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, किसका रेशो पूछा गया है, प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट प्लांट की, मतलब प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट की बात करी जा रही है। तो आपके दिमाग में आएगा कि भैया 3 है, 3:1 इसका आंसर होना चाहिए। बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होना चाहिए, यहां पे हम सही रहेंगे, एकदम से गलत हो। इसमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, इसीलिए तो बोलता हूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे बोला गया है प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट की बात करी जा रही है। तो भैया प्योर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा 1:1। तो इसीलिए जो इसका आंसर है वो एकदम से करेक्ट होगा, सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। इसको मैक्सिमम स्टूडेंट उस साल गलत करके आए थे, बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन एग्जामिनर पता है कि कहां पर ही गलती करने वाले, तो इसीलिए ध्यान से एग्जाम में पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है एक फूड वेब गिवन है और आपको बोला गया कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। इसमें किसकी बात करी जा रही है, प्राइमरी कंज्यूमर की। तो अब जो है यहां पर मतलब कंज्यूम करने वाला होता है कंज्यूमर, उससे नीचे कौन सा लेवल होता है, वो होता है प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल होते हैं सेकंड लेवल कंज्यूमर, इस तरीके से होता है। तो अब देखोगे आप सबसे पहले नीचे दिए गए सीड्स हो गया, प्लांट्स हो गया, ग्रास हो गया, ये कौन है, ये है प्रोड्यूसर्स। फिर उनको खाने वाले कौन है, माइस हो गया, रैबिट
रैबिट हो गया, फिर इनको खाते हैं कैट, फॉक्स, बियर। तो ये क्या है, फर्स्ट लेवल के ऊपर कौन बैठे हैं, ये माइस और रैबिट। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, हम लोग इन्हें बोल सकते हैं। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हमारे पास में माइस एंड रैबिट। तो डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। और उसी के साथ में एक बात और यहां पे ध्यान रख लो, यहां पर एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है 10% लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है कि इससे इसके अंदर एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है। तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ध्यान से सुनो कि अगर ये जो प्लांट्स है कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10,000 जूल ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि कैट के पास में कितनी जूल एनर्जी आएगी। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। एक्स क्या है यहां पे, कैट के पास में कितनी एनर्जी जाएगी अगर प्लांट्स के पास में 10,000 जूल है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि बाइनरी फिजन जो है वो किस तरीके से होता है। तो बाइनरी फिजन की कुछ स्टेजेस होती है। तो इसके कुछ स्टेजेस होती है, जैसे कि सबसे पहली स्टेज क्या होगी, जो इसका सेल होगा ना, सबसे पहले उसका डिवीजन होगा, वो 2 पार्ट के अंदर होगा। फिर उसके बाद में सेल दूर होंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि बॉडी अलग अलग सेपरेट होगी, अलग अलग वो बिल्ड होगी। तो अब आप इसके अंदर देखो, इसके जितने भी हमें दिए गए हैं डायग्राम, जैसे कि फर्स्ट डायग्राम जो है ये फर्स्ट इसकी इनिशियल स्टेज, जब बाइनरी फिजन स्टार्ट नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है। तो ये फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद में डिवीजन स्टार्ट हुआ है थर्ड के अंदर, बस ये अभी डिवीजन होने ही वाला है। तो ये होगी हमारी सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट क्या है, ये है हमारी फर्स्ट स्टेज, फिर ये है सेकंड स्टेज। फिर उसके बाद में अलग अलग सेपरेट हो गए, तो ये होगी थर्ड स्टेज। फिर उसके बाद में इनका डिवीजन यहां पर आप देखोगे बहुत ही ज्यादा डिवीजन हो गया, ये फाइनल स्टेज है। लेकिन उससे पहली वाली स्टेज है ये जिसके अंदर की कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ है, ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ। तो इस तरीके से आपको इसको पता होना चाहिए कि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया कि केमिकल इक्वेशंस आपको कुछ गिवन है और आपको बताना है कि कौन सी रिएक्शन होगी। जैसे कि यहां पर दिया गया कि मैग्नीशियम प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ HCl MgCl2 मिलता है और वहीं पे यहां पर NaOH और HCl के साथ में NaCl बनता है। तो अब यहां पे ध्यान रखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसा कंसेप्ट समझाऊंगा कि आप कभी भी नहीं बोलोगे कौन सी रिएक्शन है। अब यहां पे देखो हो क्या रहा है, एक बेचारा मैग्नीशियम था, ठीक है, और यहां पर थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहां पर क्या है कि हाइड्रोजन जो है ना वो बेचारी है ना अकेली पड़ जाती है। मैग्नीशियम जो है वो भारी है, वो क्या करता है कि क्लोरीन के साथ में रहना चाहता है, तो हाइड्रोजन को भगा देगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एक दूसरे को भगाया जा रहा है, मतलब कि मैग्नीशियम उसे भगा रहे, तो क्या डिस्प्लेस किया जा रहा है। इसलिए कैसी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक जगह से दूसरी जगह पे हटा ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो सेकंड है इसमें क्या हो रहा है, इसमें है कि आप देखोगे कि मैं एक बार इसको क्लियर करके लिख देता हूं। वो ये है कि यहां पे है NaOH और फिर उसके साथ में क्या है वो है HCl। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सबसे पहले जो सोडियम है ना वो किसके पास में जा रहा है, क्लोरीन के पास में, और हाइड्रोजन जो है वो अकेले नहीं है, उसको मिल गया यहां पर हाइड्रोक्साइड, तो ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो यहां पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन की, फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि आपको एक प्रिज्म गिवन है जिसमें कि व्हाइट लाइट आ रही है, फिर ये स्प्लिट होकर के 7 कलर्स आपको गिवन है P और Q। तो आपको बताना है कि ये कौन सा होगा। ये क्वेश्चन भी कोई बताने लायक है क्या भैया, इसमें सिंपल सा है, क्या होगा, विबग्योर इसमें फॉर्म होता है, विबग्योर, ठीक है। तो अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि वायलेंट ऊपर आता है या फिर रेड नीचे आता है। तो अब आप इसे कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा कलर होगा। तो अब ये जो मैंने विबग्योर लिखा है ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं, जैसे कि जो रेड कलर है सबसे लास्ट में आता है, तो जो रेड की वेवलेंथ होती है ना बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि स्कैटर नहीं होता, जिस वजह से क्या होता है कि डेंजर सिग्नल को रेड बनाया जाता है। ये आपका कंसेप्ट भी हो गया और इसीलिए होता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि P जो है वो सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है, तो ये तो रेड हो नहीं सकता। लेकिन Q जो है वो कम हो रहा है, तो Q क्या होगा, ये होगा रेड, P क्या होगा, ये होगा वॉयलेट। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। मैंने क्या बोला था कि अगर 2 में ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है तो वही ऑप्शन होगा, जैसे कि रेड और वॉयलेट, वॉयलेट और रेड। तो ये बात है ना भैया, ट्रिक तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बस तुम सीखना चाहो, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये फिर से क्या है, हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें XYZ गिवन है और कहा गया है कि कौन सा जो है फ्लावर वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्रूट प्रोड्यूस करेगा। तो फ्रूट प्रोड्यूस कहां से होते हैं, मतलब कि जो मेन स्टेज होती है वो होती है ओवरी की। ओवरी से क्या होता है, सबसे पहले जो है हमारे पास में जाइकोट रिलीज होता है, फिर उसके बाद में जो डिवीजन होता है, डिवीजन करके एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से सीड्स बनते हैं, फिर उसके बाद में फ्रूट बनता है। तो यहां पर सबसे
इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट किसकी है, वो है ओवरी की होना ही चाहिए। तो अब देखोगे आप एक्स के अंदर यहां पे ओवरी प्रेजेंट है, हो सकता है। फिर वाई में क्या है, ओवरी प्रेजेंट है, इसमें भी हो सकता है। लेकिन ये जो जेड है इसमें कोई भी ओवरी प्रेजेंट नहीं है, फीमेल पार्ट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए ये होगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स और वाई इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा, तो सी ऑप्शन हम लोग इसका मार्क कर लेंगे। डायग्राम वाले इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड। लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड की बात करी जा रही है, तो इसमें कैसा होगा भैया, सिंगुलर होगा, एक जैसा सिमिलर रहेगा। अंदर की बात करी जा रही है, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग कि इज सेम एट ऑल द पॉइंट। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउज द लाइट टू एंटर इन द आईज। यार इतने आसान क्वेश्चन आते ना, बोलता ना, बस थोड़े से कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा कॉर्निया। 16th वाले का डी ऑप्शन हो गया। इस तरीके के आपके पास में क्वेश्चन आता है। फिर 17 जो क्वेश्चन है ये है आपके फेवरेट रिसर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन। डर लगता है ना इनसे, यार नहीं लगेगा यार, बड़े ही सिंपल होते हैं, समझो मेरी बात। जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें कहा गया है, असर्शन इसमें दिया गया है कि इट इज एडवाइज दैट व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वन शुड ऐड वाटर टू एसिड। कर दिया ना बात का गोबर। बताओ कैसे, मैं आपको बताता हूं कि ये क्या बोल रहा है कि काम करो कि जो एसिड है ना, एसिड में आप लोग डाल दो पानी, मतलब पूरा पूरा आपको भस्म करने का प्लान कर रखा है कि एसिड के अंदर पानी डाल दो। भाई एसिड के अंदर अगर पानी डालते बहुत ही ज्यादा विग्रस रिएक्शन होती है, इसीलिए हम लोग उल्टा करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि जो वाटर होता है वो आसानी से जो रिएक्शन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन प्योर एसिड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो वहां पर पूरा पूरा कचरा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो इसलिए जो हमारे पास में सही ऑप्शन रहेगा इसका डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो गया। इस तरीके से आप इसे करेंगे। और बाकी का हम लोग देख लेते हैं इसका रीजन क्या दिया गया। रीजन इसमें सही दिया गया होगा, वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इनटू वाटर इज एन दी हाईली एक्सोथर्मिक। एकदम से सही बात है, हीट निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। फिर आता है 18th। अब 18th में हमसे कहा गया कि द एनर्जी विच पासेस टू द हर्बीवोरस डजंट कम बैक टू द ऑटोट्रॉप्स। एकदम से सही बात है, ऐसा तो होता नहीं है ना कि जैसे कि जो डियर होता है उसने घास खा ली फिर उसके बाद में उसको शेर ने खा लिया। तो अब क्या होगा कि जैसे कि जो डियर ने खाया ना वो वापस से घास को ट्रांसफर हो जाएगी, वो एनर्जी हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिडायरेक्शनल होता है। तो अब इसका सेकंड रीजन क्या दिया हुआ कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। तो भैया इसका एकदम से करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसको क्या दिया जाए, ए ऑप्शन दिया जाता है। और ये जीतता है यहां पर 7 करोड़ रुपए। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए देवियों और सज्जनों, ये है 8 करोड़ का क्वेश्चन। जल्दी से बताइए और नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, आपके अकाउंट में 8 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि अमीबा टेक अ फूड यूजिंग अ फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। फिर इसके बाद में जो इसका रीजन दिया गया है वो ये है कि इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन बाय द एंटायर सेल सरफेस। तो जल्दी से बताइए कि इसका एबीसीडी में से कौन सा आंसर रहेगा। देखते हैं कि कौन जीतने वाला है 8 करोड़ रुपए। जो भी जीते अपना नाम जरूर से लिख देना कि भैया, और अपनी यूपीआई आईडी मेरे को भेज देना पर्सनली, फिर मैं आपको 8 करोड़ रुपए ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें असर्शन हमें दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, असर्शन में दिया गया है कि मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन द सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर आपको बात ध्यान रखने की, जो इथेनॉल है ये कैसा है, ये है हमारे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो जब शेयरिंग से अगर कुछ हो रहा है तो इसका नाम क्या होता है, वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर कि शेयरिंग से बन रहे। और वहीं पर ही बात करी जा रही है सोडियम क्लोराइड जो कि है हमारा NaCl। तो NaCl में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बात करी जा रही है। यहां पर शेयरिंग की बात नहीं होती। यहां पर कहा जाता है, सोडियम आकर के बोलता है कि भाई मुझे ना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो क्लोरीन आकर के बोलती है मुझे ही दे देना, मुझे जरूरत है। तो यहां पे इन दोनों के बीच में समझौता होता है, ये इसको देता है ये ले लेता है, मतलब कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो वही इसके रीजन में दिया गया है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट रीजन है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर हो जाएगा भैया ए ऑप्शन। इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11th में हमसे कहा गया है कि एक एलिमेंट M है जिसके पास में 50% इलेक्ट्रॉन्स हैं थर्ड शेल के अंदर। तो यहां पर ये जो थर्ड शेल है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
थर्ड शेल के अंदर याद रखना कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें कहा गया कि इसके पास में 50 हैं, तो इसके पास में रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स और फिर उसके बाद में इज इन द सेकंड शेल एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ m। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेकंड शेल के थर्ड ऑर्बिट के पास में इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के अंदर है, इनर तो इसके कंप्लीट ही है ना बचे हुए, तो यहां पर ही हो गया 2 और 8 तो ऑलरेडी है इसके अंदर कंप्लीटली है, तो ये हो गया टोटल इसके पास में हो गया 8 2 10 और ये हो गया 14, तो इसीलिए सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में आता है इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा गया है कि जनरली द फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डन आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर किस में होता है? सबसे पहला है अमीबा। अमीबा गलत है क्योंकि अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, फूड अगर यहां पर है तो थोड़ी देर बाद में इस तरीके से अपने अंदर उसको ले लेता है। फिर इसके बाद में सेकंड है मशरूम। मशरूम के अंदर सही होता है क्योंकि यहां पर जो भी है इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो इसकी बॉडी के बाहर होता है, तो बी ऑप्शन आपको इसमें याद रखना है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि रिसेप्टर्स आर यूजुअली इन द सेंस ऑर्गन, कि जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो सारे के सारे हमारे सेंस ऑर्गन के अंदर हैं, तो आपको बताना है कि ज्यूस्टेरिक जो हमारा रिसेप्टर है वो कहाँ पर है। ज्यूस्टेरिक, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि जब भी हम जूस पीते हैं तो हमें टेस्ट कहाँ पर आता है, वो आता है जीभ के ऊपर, तो ज्यूस्टेरिक मतलब कहाँ पर रहेगा? हमारी जीभ में। तो इसीलिए मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ज्यूस्टेरिक मतलब जूस, जूस मतलब हमारे मुंह को टेस्ट मिलेगा ना उसका, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन रह जाएगा वो रह जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर एकदम से करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है कि अ फार्मर वांट्स टू ग्रो अ बनाना। ठीक है, जो फार्मर है उसको क्या करना है? बनाना प्लांट ग्रो करना है जेनेटिकली सिमिलरली इनफ टू द प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड, कि भैया उसकी फील्ड के अंदर जो प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल है उनके जैसा ही उसे बनाना। यहाँ पर एक कंडीशन आ गई और फिर इसके बाद में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू सजेस्ट दिस पर्पज, कि उसको इस पर्पज के लिए कौन सा मेथड आप सजेस्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी का एग्जिस्टिंग प्लांट है उससे हमें बनाना है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर रूट हो सकता है कि यहाँ पर उसकी स्टेम हो, या फिर कोई भी उसका पार्ट हो सकता है। तो जब भी हम किसी भी एक ऐसे पार्ट से एक नया प्लांट बनाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर एकदम से सही रहेगा। और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।